लाइव हो गया जी? हाँ हो गया। चलिए लाइव हो गया है क्लास जी। यहां पर दिखाई कहां दे रहा है जी? हाँ हो गया। लाइव हो गया। हाँ लाइव हो गया। चलिए गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? बढ़िया है। बारिश हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? मजा आ रहा है। चलिए आज से जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। देखिए जो इंडियन ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, जैसे आपने भारत की कृषि पढ़ा है, जैसे आपने भारत की परिवहन पढ़ा है, जैसे आपने भारत की जलवायु को पढ़ा है, जैसे आपने भारत की नदी को पढ़ा है, भारत के पर्वत पठार मैदान को पढ़ा है, उसी प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व के पर्वत पठार मैदान, विश्व के द्वीप समूह, विश्व के मरुस्थल, विश्व के झील जलप्रपात, विश्व की जनजाति, विश्व की कृषि, विश्व की जलवायु, विश्व की परिवहन, इन्हीं सब चीजों को वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। जैसे हमने आपको इंडियन ज्योग्राफी जब शुरू किया था तो हम आपको सिलेबस लिखा दिए थे। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। उसी प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी हम आपको सिलेबस लिखा देंगे और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत मोटे तौर पर हमने आपको बताया कि ये चीज हम लोगों को पढ़ना है। देखिए एक शब्द है ज्योग्राफी। हो सकता है हमने आपको बताया होगा, हो सकता है हमने आपको नहीं बताया होगा। अगर हमने बताया है तब पर भी ठीक है, नहीं बताया है तब पर भी ठीक है, दोनों स्थिति में ठीक है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इंडिया शब्द जोड़ दिए तो इंडियन और वर्ल्ड जोड़ दिए तो वर्ल्ड, तो वो तो ठीक है, इंडियन वर्ल्ड ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। जो ज्योग्राफी है यह ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन या अध्ययन, वर्णन या अध्ययन। अर्थात ज्योग्राफी का जो संयुक्त रूप से अर्थ होता है वह होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। वह विषय जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव जंतु,
पृथ्वी पर पाई जाने वाली झील, जलप्रपात, नदी, झरना इत्यादि के विषय में पढ़ना होता है सामान्य और सरल भाषा में, उसी को ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल कहते हैं। भारत के भूगोल में भारत के पर्वत, पठार, नदी, मैदान, झरना के विषय में आपने पढ़ा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व के पर्वत, पठार, मैदान, झरना को आप पढ़ेंगे। और देखिए, भारत के भूगोल में मानचित्र का प्रयोग तो काफी कम हुआ, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में मानचित्र का काफी ज्यादा प्रयोग होगा। कायदे से पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी ही पढ़ाना चाहिए, बाद में इंडियन पढ़ाना चाहिए। लेकिन आप जिस प्रांत में है, बिहार प्रांत में, यहां के परीक्षा में इंडियन ज्योग्राफी का ज्यादा वेटेज है। यही कारण है कि इंडियन ज्योग्राफी हम आपको पहले पढ़ाते हैं, बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में इसका वेटेज थोड़ा कम है। तो परीक्षा में जिसका वेटेज ज्यादा है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिसका वेटेज कम है उस पर कम फोकस करना चाहिए। जो ज्योग्राफी शब्द है, इस शब्द के विषय में कहा जाता है कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। जो ज्योग्राफी शब्द है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने, ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने। जिस कारण इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। जैसे हमने आपको इतिहास पढ़ाया है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार किसी घटना को क्रमवार तरीका से अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में लिखने का काम किया, जिस कारण उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। उसी प्रकार से जो ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज है, उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किया है। और देखिए, ज्योग्राफी के अंतर्गत जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यहां पर मानचित्र का थोड़ा ज्यादा प्रयोग होगा। तो मानचित्र का जो है, कोई भी एक बुक ले लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड एटलस या कोई भी ले लीजिएगा, होगा भी आपके पास, तो बुक लेकर के आप आना शुरू कर देंगे। और देखिए, मानचित्र जो आप देखते हैं, यहां पर सौरमंडल सबका मानचित्र है, फिर भारत का है, फिर विश्व का है। यह जो वर्ल्ड मैप है, यानी विश्व का मानचित्र है, इस मानचित्र के जरिए आप सभी देशों को दर्शा दिए हैं, कौन देश कहां है, कौन महासागर कहां है। तो जो मानचित्र है, मानचित्र से अध्ययन करना थोड़ा रुचिकर होता है और थोड़ा लंबे समय तक जो है आपको याद रहने की संभावना होती है, और कुछ नहीं है। और यह जो मानचित्र है, वर्ल्ड मैप है, विश्व मानचित्र है, यह मानचित्र सर्वप्रथम बनाया गया था एनेक्जीमेंडर के द्वारा। एनेक्जीमेंडर यूनानी विद्वान हुआ करते थे, यूनानी विद्वान एनेक्जीमेंडर हुआ करते थे। उन्होंने ही पहली बार विश्व मानचित्र को ड्रॉ किया, विश्व मानचित्र को बनाया, और इस विश्व मानचित्र पर आप देख सकते हैं कि विश्व के सभी देश, विश्व के सभी महासागर, अर्थात सभी स्थलखंड, सभी जलखंड, सब कुछ आप देख सकते हैं मानचित्र पर। और इसी मानचित्र पर आप अपने देश भारत को भी देख सकते हैं। और इसी मानचित्र पर जो आप अपने देश भारत को देख रहे हैं, भारत आपको यहां है। विश्व मानचित्र पर पहली बार भारत को टॉलेमी नामक विद्वान ने दर्शाया था। टॉलेमी नामक विद्वान ने विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम अपने देश भारत को दर्शाया था। और टॉलेमी ने द ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है, और उसी में भूगोल विषय के
बारे में उन्होंने क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया है। देखिए, एक द ज्योग्राफी पुस्तक होता है जिसकी रचना टॉलमी ने किया है, और एक होता है ज्योग्राफिका। और द ज्योग्राफिका पुस्तक है वह भी भूगोल के ऊपर ही लिखा गया है। उसकी रचना किया है एस्ट्रेबो ने। भूगोल के ऊपर कई सारी पुस्तकें लिखी गई है, जैसे कि आर्यभट्टियम भूगोल के ऊपर लिखा गया पुस्तक है, आर्यभट्ट ने लिखा है। जैसे कि नेचुरल हिस्ट्री, वो भी भूगोल के ऊपर लिखा गया पुस्तक है, उसकी रचना प्लिनी ने किया है। जैसे कि कॉस्मस भूगोल के ऊपर लिखा गया पुस्तक है, इसकी रचना हम्बोल्ट ने किया है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट उसका पूरा नाम है। जो हम्बोल्ट है या जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है, उन्हें आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है, और उन्होंने ही कॉस्मस नामक पुस्तक की रचना की है। और अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर आप बात करेंगे तो इसमें विश्व के पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरना, जलप्रपात, जनजाति, कृषि, इस विषय में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही हम लोग ब्रह्मांड के विषय में भी पढ़ेंगे। ब्रह्मांड, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड और सौर मंडल के विषय में इसी में पढ़ेंगे हम लोग। और ब्रह्मांड के साथ साथ इसी विषय में हम लोग जो 7 महादेश है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन 7 महादेशों के विषय में भी पढ़ेंगे। एशिया महादेश की सबसे बड़ी झील कौन है? एशिया महादेश की सबसे बड़ी नदी कौन है? एशिया महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? एशिया महादेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? एशिया महादेश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन है? प्रायद्वीप कौन है? एशिया महादेश की प्रमुख जलसंधियां, जनजातियां, फिर उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, इन सब के विषय में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का काफी व्यापक सिलेबस है, लेकिन विद्वान नहीं बनना है, परंतु जितना परीक्षा में पूछा जाता है उतना बात जानना बहुत जरूरी है। परीक्षा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करते हुए वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरा हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का लिखिए सिलेबस। अब नीचे से हेडिंग मारिए विश्व का भूगोल और लिखिए सिलेबस। लिखिए पहला चैप्टर ब्रह्मांड और सौर मंडल। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, खैर अंग्रेजी ने लिखना है, ब्रह्मांड और सौर मंडल। अब समझिएगा यहां पर थोड़ा सा समझिए। यहां पे जो ब्रह्मांड और सौर मंडल नामक चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के उत्पत्ति को लेकर कई सारे सिद्धांत है, जिसमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड के विषय में जानेंगे, फिर सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य, ग्रह, उपग्रह, यह सब आता है, सूर्य के विषय में जानेंगे।
फिर ग्रह में पृथ्वी हो गया, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि हो गया। फिर उपग्रह में चंद्रमा हो गया, फोबोस, डिमोस हो गया, गैनीमेड हो गया, टाइटन हो गया, टाइटेनिया हो गया, टिटेनिया हो गया। ये सभी उपग्रह है। इन सभी के विषय में हम लोग जानेंगे। और सौरमंडल को पढ़ते हुए ही जो पृथ्वी है, पृथ्वी देखिए, हम लोग जहां रहते हैं वो पृथ्वी नामक एक ग्रह है। हम मानव पृथ्वी नामक ग्रह पर रहते हैं। और जो पृथ्वी है वह आपको सौरमंडल का एक हिस्सा है। जो पृथ्वी है वह सौरमंडल का एक हिस्सा है। सौरमंडल के अंतर्गत सूरज, ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह, यह सब सौरमंडल के अंतर्गत आता है। यह सब सौरमंडल के अंतर्गत आता है। गौर से सुनिएगा, सौरमंडल के अंतर्गत या सौर परिवार के अंतर्गत या सोलर सिस्टम के अंतर्गत ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह, यह सब आता है। यह सब आता है। यह सब आता है। यह सब जो सौरमंडल के अंतर्गत आता है, इसी में एक ग्रह है और ग्रह 8 है। और 8 ग्रह में ही एक ग्रह है आपको पृथ्वी। ग्रह 8 है और उसी 8 ग्रह में एक है अपना पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम मानव निवास करते हैं। पृथ्वी पर आप यह अनुभव कर रहे होंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात होता है। होता है कि नहीं होता? अब इस 2 घंटा पहले दिन था ना, अभी रात है ना, है ना, है, रात हो गया है अभी। तो पृथ्वी पर दिन और रात होता है। फिर आप यह भी थोड़ा सोचिए, ठीक है, थोड़ा सोचिए दिमाग से, दिन रात होता है कि नहीं होता है? तो दिन रात होता है, कुछ ना कुछ कारण होगा तब ना दिन रात होता है। ऐसे ये दिन रात हो जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर घूमती है। यही कारण है कि दिन और रात होता है। अगर पृथ्वी अपना अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो दिन और रात नहीं होगा। वही बात हुआ, अगर आप पढ़ेंगे तो रिजल्ट होगा, नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए दिन और रात होता है। नहीं घूमेगी तो दिन और रात नहीं होगा। साथ ही साथ आप थोड़ा महसूस करेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि दिन और रात जैसे पृथ्वी पर होता है, वैसे ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन भी होता है। मौसम परिवर्तन भी होता है। जैसे अभी क्या है, वर्षा का मौसम है, वर्षा हो रहा है। कुछ दिन के बाद ठंडा का मौसम आ जाएगा, फिर गर्मी का मौसम आएगा, फिर वर्षा का मौसम आएगा। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है ना जी, होता है। तो ये जो मौसम परिवर्तित होता है, मौसम इसलिए परिवर्तित होता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है उसे पृथ्वी का घूर्णन गति, और उस कारण दिन और रात होता है। और पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। उसके कारण मौसम परिवर्तित होता है। तो पृथ्वी की जो गतियां हैं, आगे हम लोग अगले चैप्टर के तौर पर पृथ्वी की गतियां को पढ़ेंगे। घूर्णन गति, परिक्रमण गति क्या होता है, नहीं होता है। तो अगला चैप्टर आप हेडिंग मारेंगे पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों के बाद देखिए, जो अपना पृथ्वी है, पृथ्वी को अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में बांटा गया है। हो सकता है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हुए हम आपको बताए होंगे। थोड़ा बहुत चर्चा तो अक्षांश देशांतर का किए ही होंगे, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार बतलाना होता है, भारत का देशांतरीय विस्तार बतलाना होता है। इसलिए हम आपके साथ निश्चित तौर पर चर्चा किए होंगे। तो जो ये आपको पृथ्वी है, अगर बात पृथ्वी की करें तो पृथ्वी
179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा में, 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा में बटा हुआ है। अब हर अक्षांश रेखा तो महत्वपूर्ण नहीं ही होता है, लेकिन कुछ अक्षांश रेखा महत्वपूर्ण जरूर होते हैं, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम लोग आकटिक वृत्त कहते हैं या आकटिक रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे हम लोग अंटार्कटिका वृत्त या अंटार्कटिका रेखा कहते हैं, अंटार्कटिका रेखा कहते हैं। ये सब जो अक्षांश रेखा है ये महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। तो यहीं पर अक्षांश और देशांतर को देखेंगे और यहीं पर जो अपना पृथ्वी है, अपने पृथ्वी को जो मूलतः 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है, उन सभी चीजों को भी यहीं पर हम लोग देखेंगे। और ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के पहला चैप्टर में देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने के विषय में हम आपको बतलाए होंगे, लेकिन यहां पर भी देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने के विषय में जितना बतलाए हैं उससे और भी आगे है, और भी अलग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली आपको जो परीक्षा बीपीएससी कंडक्ट करती है उस परीक्षा में देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने के विषय में आपसे पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल है बीपीएससी जो एग्जाम होता है उसमें आप देखेंगे पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हाल फिलहाल में जो टीचर वाला बीपीएससी का परीक्षा हुआ उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां पर भी थोड़ा बहुत देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने के विषय में जान लेंगे। जितना जाने हैं उससे आगे थोड़ा सा जान लेंगे, जो जाने हैं वो नहीं जानेंगे। तो यहां पर जो अगला चैप्टर हम लोगों का होगा वह होगा अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। इसके बाद जो अगला हम लोगों का चैप्टर होगा, अगला चैप्टर महत्वपूर्ण, यानी जो चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके अकॉर्डिंग लिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इन सभी चीजों को देखने के बाद हम लोग देखेंगे फिर विश्व के प्रमुख महादेश को। विश्व के प्रमुख महादेश को उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। तो अगला हेडिंग मान लीजिए विश्व के प्रमुख महादेश, इसको देखेंगे हम लोग। विश्व के प्रमुख महादेश को देखते हुए जो है सभी महादेशों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद महादेश को देख लेंगे तो महादेश के साथ साथ ही महासागर को भी देख लेंगे। तो अगला चैप्टर हेडिंग मार लीजिएगा विश्व के प्रमुख महासागर। विश्व के प्रमुख महासागर। और जब महादेश और महासागर को देख लेंगे ना तो जो महासागरीय भाग है उसी में द्वीप सब पाया जाता है। कुरिया मुरिया द्वीप, हेलेना द्वीप, हवाई द्वीप, ये जो तमाम द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप के संदर्भ में कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एक पूछा जाता है कौन द्वीप कौन महासागर में है। फिर एक बात आपसे पूछा जाता है किस द्वीप पर किस देश का अधिकार है, किस द्वीप की अवस्थिति क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आप देख सकते हैं हवाई द्वीप समूह, यह प्रशांत महासागर में है और इस पर यूएसए का अधिकार है। फिर जो है आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे द्वीप हैं जो कि आपको नजर आएंगे, जैसे मालदीव है, इधर हिंद महासागर में है। और फिर जो है आपको ग्रीनलैंड तो सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड तो सबसे बड़ा द्वीप है, इसको हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, समझिएगा। और भी बहुत सारे द्वीप है, सैकड़ों द्वीप है, हजारों द्वीप है, बहुत सारा द्वीप है। अरे भारत में ही हजारों द्वीप है, समझे, भारत में ही हजारों द्वीप है। विश्व में जाइएगा तो बहुत सारा द्वीप आपको मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख गिने चुने द्वीप को हम लोग पढ़ेंगे और द्वीप के साथ साथ प्रद्वीप को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला चैप्टर
विश्व के प्रमुख द्वीप और प्रायद्वीप, 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 विश्व के प्रमुख द्वीप और प्रायद्वीप। इसके बाद आगे आगे विश्व की प्रमुख नदियां, विश्व की प्रमुख नदियां, आगे विश्व के प्रमुख झील और जलप्रपात, विश्व के प्रमुख झील और जलप्रपात, आगे विश्व के प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, विश्व के प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, विश्व के प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, आगे विश्व के प्रमुख पर्वत पठार मैदान, 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 विश्व के प्रमुख पर्वत पठार मैदान। आगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हुए विश्व की पवन पढ़ा दिए हैं ना, पवन पढ़ा दिए, पवन नहीं पढ़ाएंगे। जलधारा पढ़ा दिए हैं ना, जलधारा नहीं पढ़ाएंगे, जलधारा और पवन पढ़ा दिए, नहीं पढ़ाएंगे। अभी ही बोल रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हुए ही हम आपको पढ़ा दिए थे। आगे आगे विश्व की प्रमुख जनजाति, विश्व की प्रमुख जनजाति, आगे विश्व की प्रमुख घास भूमि, विश्व की प्रमुख घास भूमि, विश्व की प्रमुख घास भूमि, विश्व की प्रमुख घास भूमि। आगे आगे विश्व का परिवहन और संचार, विश्व का परिवहन और संचार, परिवहन और संचार, परिवहन और संचार। आगे वायुमंडल, वायुमंडल को पहले लिखाना चाहिए, महत्वपूर्ण है, बाद में लिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे पहले। वायुमंडल महत्वपूर्ण है, वायुमंडल, 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 वायुमंडल। आगे 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 चट्टान, चट्टान। आगे भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, आगे भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी। चट्टान, चट्टान के बाद आगे भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी। चट्टान हो गया, पवन हो गया। हाँ, आगे जलडमरू मध्य या जल संधि, 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 जलडमरू मध्य या जल संधि। और कुछ बचा है? अब तो हमको नहीं लग रहा है कुछ बच रहा है।
विश्व का कृषि है तो कृषि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है नहीं, इसलिए हम सिलेबस में लिखाए ना है। बोलने वक्त हम बोले थे लेकिन लिखाए ना है। हमको याद है विश्व का कृषि, लेकिन लिखाए ना है, महत्वपूर्ण है। भारत का कृषि याद रखिएगा वही सफिशियंट है। घास का वनस्पति, घास का मैदान हुआ नहीं, हो गया, यही है। एगो विविध लिख लीजिए, जो बचेगा उसको देख लेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देखेंगे। एगो विविध लिख लीजिए, विविध। हाँ नहीं, सब ना है बस, आप पढ़ने जाइएगा उतना तो हो गया। अमेरिका में कौन उद्योग है, जीवन बर्बाद हो जाएगा आपका। अब भारत में है तो भारत का संविधान पढ़िए ना महाराज, अमेरिका का संविधान पढ़ के का उखाड़ लीजिएगा आप, समझिए कुछ नहीं होने जा रहा है। वो सब नहीं देखना है वो सब कृषि है, उद्योग है, खनिज संसाधन है विश्व का, ये सब महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। आज महत्वपूर्ण रहता तो हम आपको पढ़ा देते, हम आपको लिखा देते सिलेबस में, ठीक है, यही सिलेबस है। अब हेडिंग मारिए, वायुमंडल लिखा चुके हैं। जो बोल रहे हैं जलमंडल नहीं लिखा है, विश्व के महासागर लिखा है, तो जलमंडल में महासागर, जलमंडल के अंतर्गत महासागर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे हेडिंग मारिए, ब्रह्मांड और सौरमंडल। ब्रह्मांड और सौरमंडल, ब्रह्मांड कितना चैप्टर हुआ? 19। चलिए ठीक, लिखिए ब्रह्मांड और सौरमंडल। पहले 2-3 गो फैक्ट लिख लीजिए, जो पहले भी हो सकता है लिखाए होंगे, यहां पर भी लिखना जरूरी है, ठीक है, लिख लीजिए, थोड़ा ठीक लगेगा, समझे, लिखिएगा। ब्रह्मांड और सौरमंडल, हेडिंग मार लेना ऊपर में। अब नीचे से पॉइंट वाइज लिखते जाना, नीचे से पॉइंट वाइज लिखते जाना है, पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द, जियो ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो से, जियो और ग्राफो से मिलकर हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ, जिसमें जियो का अर्थ, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ, और ग्राफो का अर्थ अध्ययन या वर्णन होता है, और ग्राफो का अर्थ अध्ययन या वर्णन होता है, और ग्राफो का अर्थ अध्ययन या वर्णन होता है, और ग्राफो का अर्थ अध्ययन या वर्णन होता है, और ग्राफो का अर्थ अध्ययन या वर्णन होता है। अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ, अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ, ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है, यह एक ऐसा, उसी में, यह एक ऐसा विषय है, उसी में कंटिन्यू, यह एक ऐसा विषय है, यह एक ऐसा विषय है, यह एक ऐसा विषय है जिसमें
यह एक ऐसा विषय है जिसमें यह एक ऐसा विषय है जिसमें यह एक ऐसा विषय है जिसमें यह एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले मानव की गतिविधियां यह एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले मानव की गतिविधियां यह एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले मानव की गतिविधियां कोमा जल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इत्यादि के विषय में पढ़ा जाता है, इत्यादि के विषय में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान ग्रीक विद्वान ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था, जिस कारण उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी जिस कारण उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी जिस कारण उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है जिस कारण उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है जिस कारण उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक भूगोल का पिता नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है इन्होंने कॉस्मोस नामक साहित्य की रचना की है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनानी विद्वान एनेक्जीमेंडर ने
यूनानी विद्वान एनेक्जिमेंडर ने सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र का निर्माण किया। विश्व के मानचित्र का निर्माण किया। उसी में विश्व के मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम 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 टॉलेमी नामक विद्वान ने दर्शाया था। विश्व के मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम टॉलेमी नामक विद्वान ने दर्शाया था। नेक्स्ट पॉइंट, टॉलेमी ने नेक्स्ट पॉइंट टॉलेमी ने द जियोग्राफी टॉलेमी ने द जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। टॉलेमी ने द जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। तो वहीं एस्ट्रेबो ने जियोग्राफिका बोर्ड पे लिखते हैं, एस्ट्रेबो ने जियोग्राफिका नामक पुस्तक की रचना की है। जियोग्राफिका नामक पुस्तक की रचना की है। चलिए अब समझिए यहां पर थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अब समझिएगा। अभी सब बात हम आपको बता दिए थे, जितना बात हम आपको बताए हैं उतना हम आपको लिखा दिए हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे यहां पर हम आपको आगे समझाने जा रहे हैं सौर मंडल के विषय में या सौर परिवार के विषय में। सौर मंडल या सौर परिवार क्या होता है? सौर मंडल या सौर परिवार क्या होता है? देखिए जैसे माता पिता दादा दादी भाई बहन इस सब को मिलाकर एक परिवार का निर्माण होता है। माता पिता दादा दादी भाई बहन इस सब को मिलाकर एक परिवार का निर्माण होता है। और ये सभी परिवार के अंग होते हैं, ये सभी परिवार के अंग होते हैं। और इस पूरे परिवार में सामान्य तौर पर कमाने की जिम्मेदारी होती है पिताजी के हाथ। पिताजी कमा कर लाते हैं, सब बैठकर खाते हैं। वही बात सौर मंडल में है, वही बात सौर परिवार में है। सौर मंडल या सौर परिवार में क्या होता है? तो सौर मंडल या सौर परिवार में, एक तो सौर मंडल या सौर परिवार में ग्रह उपग्रह उल्का क्षुद्र ग्रह सब आता है, सब आता है, सब आता है। जैसे परिवार में माता पिता दादा दादी भाई बहन सब आता है, वैसे ही सौर परिवार में या सौर मंडल में ग्रह उपग्रह उल्का क्षुद्र ग्रह सब आता है। लेकिन
सौरमंडल में आने वाले सभी आकाशीय पिंड के लिए उष्मा और प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सौरमंडल में आने वाले सभी आकाशीय पिंड के लिए उष्मा और प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य के उष्मा और प्रकाश से ही ग्रह भी प्रकाशित होता है, उपग्रह भी प्रकाशित होता है। जैसे परिवार में पिताजी कमाते हैं, बाद बाकी सब खाते हैं, दादा दादी, आप, मम्मी, आपकी बहन खाते हैं आप लोग। तो वही बात है, सूर्य के पास ही सिर्फ उष्मा और प्रकाश होता है, उसी के उष्मा और प्रकाश से सब कोई प्रकाशित होता है। और जहां आप रहते हैं, पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह सौरमंडल का अंग है। पृथ्वी एक ग्रह है, ग्रह सौरमंडल का अंग है। और जो सौरमंडल है वह आकाशगंगा का एक पार्ट है, आकाशगंगा का एक भाग है। और लाखों आकाशगंगा को मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। लाखों आकाशगंगा को मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अब यहां पर एक बात समझना है, और इसलिए समझना है, एक बात पूछा जाता है आपसे, एक बात आपसे यह पूछा जाता है, सौरमंडल में कितने तारे हैं? और एक प्रश्न पूछा जाता है, ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? एक प्रश्न पूछा जाता है, सौरमंडल में कितने तारे हैं? और एक प्रश्न पूछा जाता है, ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? सौरमंडल में सिर्फ एक तारा है। सौरमंडल में सिर्फ एक तारा है, और वह तारा है आपको सूर्य। वह तारा है सूर्य। सूर्य एक प्रकार का तारा होता है। और देखिए, तारा का परिभाषा होता है वैसा आकाशीय पिंड जिसका अपना उष्मा और प्रकाश हो। वैसे आकाशीय पिंड जिसका अपना उष्मा और प्रकाश हो, उसी को तारा कहा जाता है। और सौरमंडल में एकमात्र सूर्य है जिसके पास अपना उष्मा और प्रकाश है। सूर्य के अलावा अन्य किसी भी सौरमंडल के अंतर्गत आने वाले आकाशीय पिंड में अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। इसलिए सौरमंडल में सिर्फ एक तारे हैं, वह है सूर्य। और आपसे यह भी पूछा था, सूर्य क्या है? तो आपको जवाब देना, सूर्य एक तारा है। और सूर्य को तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य में अपना उष्मा और प्रकाश होता है। वही अगर बात ब्रह्मांड की करें तो ब्रह्मांड में अनेकों तारे हैं। ब्रह्मांड में अनेकों तारे हैं। अब यहां पर सौरमंडल में एक तारा है सूर्य। सूर्य ही सौरमंडल का मुखिया होता है। सूर्य ही सौरमंडल का मुखिया होता है। और सूर्य की परिक्रमा ग्रह करता है। और पृथ्वी एक ग्रह है। यही कारण है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। यही कारण है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। वही उपग्रह की अगर आप बात करेंगे तो उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करता है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है। मंगल ग्रह का उपग्रह फोबोस डिमोस है, तो फोबोस डिमोस मंगल की परिक्रमा करता है। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, तो गैनीमेड बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करता है। यानी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है और उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करता है। उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करता है। और जो हमारा सौरमंडल है, अगर आप सौरमंडल की बात करेंगे तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 5 दिन तो दिने का नाम हो गया। एगो पृथ्वी, एगो अरुण, एगो वरुण, 5 दिन 8 हो गया। यही 8 ग्रह है। यही 8 ग्रह है। और ये जो 8 ग्रह है, इन 8 ग्रहों की अगर आप बात करेंगे,
तो लाइट से तो पता चल ही रहा होगा कि क्या होगा, ये सूर्य होगा, सूर्य होगा। इन 8 ग्रहों में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह मरकरी, मरकरी है, मरकरी यानी बुध है, मरकरी यानी बुध है। कौन पेन ले जी? व्हाइट लेते हैं, व्हाइट लेते ज्यादा बेटर है। मरकरी यानी बुध है। फिर बुध के बाद वेनस, वेनस यानी शुक्र है। और इसके बाद अर्थ यानी पृथ्वी है, अर्थ यानी पृथ्वी है। फिर मार्स यानी मंगल है, मार्स यानी मंगल है। फिर जुपिटर यानी बृहस्पति है, बृहस्पति है। फिर सैटर्न यानी शनि है, अंग्रेजी नाम है ये सब। और फिर यूरेनस यानी अरुण है, अरुण है। फिर आपको नेपच्यून यानी वरुण है, नेपच्यून यानी वरुण है। प्लूटो 2006 से पहले ग्रह की श्रेणी में आया करता था, लेकिन 2006 में प्राग में सम्मेलन हुआ और प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। देखिए, ग्रह होने के लिए कुछ शर्त होता है, ग्रह होने के लिए जो कुछ शर्त होता है आगे हम आपको बताएंगे। और प्लूटो ग्रह उस शर्त को फुलफिल नहीं कर रहा था, जिस वजह से प्लूटो ग्रह को 2006 ईस्वी में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो ग्रहों की संख्या बच गया है अब 8, समझ गए? तो प्लूटो की चर्चा इसलिए हम आपको नहीं किए हैं। तो इन ग्रहों में आप देख सकते हैं सूर्य के नजदीक सबसे बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, फिर जो है आपको बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो ग्रहों में आप देख सकते हैं ग्रहों में आप देख सकते हैं सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह है वरुण, सबसे दूर का ग्रह है वरुण। और अगर आप पृथ्वी की बात करेंगे तो तीसरे स्थान पर पृथ्वी है, तीसरे स्थान पर पृथ्वी है। और ये जो टोटल 8 ग्रह है, इन 8 ग्रहों की अगर बात की जाए तो इन 8 ग्रहों को 2 भाग में सामान्य तौर पर बांटा जाता है, एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। सूर्य के नजदीक के जो 4 ग्रह है इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो 4 ग्रह है, इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, या फिर इसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है, या फिर इसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है। वही जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है, इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह। तो आपसे यहां से पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है और कौन बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है? तो सीधा सा सूर्य के नजदीक के जो 4 ग्रह है वो आंतरिक ग्रह, और सबसे दूर के जो 4 ग्रह है वह आपको बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है। तो यहां तक पहले लिखिए, तो लिखिए। हो क्या हुआ जी? भागा जी, चलिए लिखिए, लिखिए। हम मानव, लिखिएगा, हम मानव जिस पृथ्वी पर रहते हैं, 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 वह सौरमंडल का एक अंग है, वह सौरमंडल का, वह सौरमंडल का एक अंग है। सौरमंडल उसी लाइन में कंटिन्यू। सौरमंडल, सौरमंडल आकाश गंगा का, सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। 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 उसी में लाखों आकाश गंगाओं को मिलाकर, लाखों आकाश गंगाओं को मिलाकर
लाखों आकाशगंगाओं को मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। लाखों आकाशगंगाओं को मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। लाखों आकाशगंगाओं को मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य कौमा ग्रह। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य कौमा ग्रह कौमा उपग्रह कौमा उल्कापिंड कौमा क्षुद्र ग्रह इत्यादि को मिलाकर एक परिवार बनता है, जिसे सौर परिवार कहा जाता है। जिसे सौर परिवार कहा जाता है। उसी में सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। 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 फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, सौर मंडल में सिर्फ एक तारा सूर्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। सौर मंडल में सिर्फ एक तारा सूर्य होता है। सौर मंडल में सिर्फ एक तारा सूर्य होता है। वहीं ब्रह्मांड में अनेकों तारे होते हैं। 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 अब नीचे से लिखिएगा, तारा नीचे से लिखिएगा, नीचे से अगला पॉइंट। तारा उस आकाशीय पिंड को कहा जाता है। तारा उस आकाशीय पिंड को कहा जाता है तारा उस आकाशीय पिंड को कहा जाता है जिसका अपना तारा उस आकाशीय पिंड को कहा जाता है जिसका अपना उष्मा और प्रकाश होता है। तारा उस आकाशीय पिंड को कहा जाता है जिसका अपना उष्मा और प्रकाश होता है। उसी में कंटिन्यू। सूर्य एक तारा इसलिए है, उसी में कंटिन्यू। सूर्य एक तारा इसलिए है सूर्य एक तारा इसलिए है क्योंकि उसके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा इसलिए है क्योंकि उसके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा इसलिए है क्योंकि उसका अपना उष्मा और प्रकाश होता है। फुल स्टॉप।
आगे लिखिएगा, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। जिसे दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर में आंतरिक या पार्थिव ग्रह, एक नंबर में आंतरिक या पार्थिव ग्रह, एक नंबर में आंतरिक या पार्थिव ग्रह, एक नंबर में आंतरिक या पार्थिव ग्रह। पार्थिव नहीं लिख पाइएगा, थोड़ी का। एक नंबर में आंतरिक या पार्थिव ग्रह डैश देकर सूर्य के नजदीक के, एक नंबर में आंतरिक या पार्थिव ग्रह सूर्य के नजदीक के जो 4 ग्रह, सूर्य के नजदीक के जो 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। 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 उसे आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। उसे आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। आगे 2 नंबर में बाह्य ग्रह, 2 नंबर में बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह के अंतर्गत रखा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह के अंतर्गत रखा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह के अंतर्गत रखा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध। अगला पॉइंट, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध और सबसे दूर स्थित ग्रह, और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। वही पृथ्वी का क्रम तीसरा है। वही पृथ्वी का क्रम तीसरा है। अब नीचे से सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम निम्न है। नीचे से सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम निम्न है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम निम्न है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम निम्न है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम निम्न है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम निम्न है।
दिखाई दे रहा है जी? है? दे रहा है? हाँ दे रहा है। इसको सन मान लीजिए। क्या मान लीजिए? सन। फिर ऐसे लिख लीजिए बुध। दिखाई दे रहा है जी? है? नहीं दे रहा है? लीजिए ब्लैक ले लेते हैं। अब तो देगा बुध। अब तो एकदम देगा। शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मानचित्र बनाना है, मुंह नहीं देखना है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जैसे हम बनाए हैं बना लीजिए। सन बना लीजिए, उसके सबसे नजदीक बुध को दिखा दीजिए, दूसरा नजदीक शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण को दिखा दीजिए। बनाइए इसको। बना लिए? कुछ लोग बनाइए रहे हैं। हो गया? चलिए अब आइए। अब जो है जितना लिखाए हैं बताएं, पढ़िए तो उसको पढ़िए जल्दी। सिलेबस नहीं पढ़िएगा, सिलेबस के अलावे जितना लिखा है वो पढ़िए। पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए जी? पढ़ लिया? आइए तो याद करते हैं। हीरो सब आइए याद करते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता? इरेटो। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता? फादर ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी। आधुनिक भूगोल का पिता किसे? आधुनिक भूगोल का पिता। आधुनिक भूगोल का पिता। कॉस्मोस साहित्य किसकी रचना? कॉस्मोस साहित्य किसकी रचना? किसकी रचना है? आगे बताइएगा कि जो आपको विश्व मानचित्र है, विश्व मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? विश्व मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने? विश्व मानचित्र पर भारत को किसने दर्शाया? विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया? किसने दर्शाया? द ज्योग्राफी किसकी रचना? द ज्योग्राफी किसकी रचना? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का। क्लियर है ये बात? आगे बताइएगा। सौर मंडल, सौर मंडल में कितने तारे? एक। कितने? कितने? ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में सौर मंडल का एकमात्र तारा कौन है? कौन है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या, ग्रहों की संख्या है
8 है। अच्छा, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का, सबसे दूर का ग्रह वरुण, सबसे दूर का ग्रह। अच्छा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल किसके अंतर्गत? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल किसके? आंतरिक या पार्थिव? बृहस्पति शनि अरुण वरुण किसके अंतर्गत? बृहस्पति शनि अरुण वरुण किसके अंतर्गत? ग्रह के अंतर्गत आता है। इतना बात क्लियर है? चलिए, आज के लिए इतना है। बैठे रहिए। क्या होमवर्क भी कुछ दिए थे? भारत के भूगोल में भारत की जलवायु दिए थे याद करने के लिए, पढ़े हैं? सम्मिलित रूप से जवाब दीजिए। तो मानव के रहने हेतु सबसे बेहतर क्षेत्र शीतोष्ण। अच्छा, एक बात बताइए, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मानसून से होती है? दक्षिणी। अच्छा, वर्षा ऋतु से ठीक पहले जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में तेज हवा बहती है उसे क्या कहते हैं? काल बैसाखी। मानसून का आगमन क्या कहलाता है? मानसून। अच्छा, तमिलनाडु के तट पर वर्षा कौन मानसून के कारण होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। आगे बताइएगा कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी। भारत तथा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? मासिन। मासिन नाम। अच्छा, जो शहर समुद्र के जितना नजदीक होगा वहां पर अधिक वर्षा, जो शहर दूर होगा वहां कम वर्षा। एल नीनो जलधारा भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है, हाँ या ना? अच्छा, एक बात बताइएगा कि अगुलहास की धारा कौन महासागर की जलधारा? हिंद। सार्गेसो सागर कौन महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है। आगे बताइएगा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा की प्रकृति कैसी है? कैसी है? ठंडी। कैसी है? ये सब पढ़े थे? पवन याद किए हैं? पवन में बताइएगा, पवन ने पढ़े थे? पढ़े थे? अच्छा, पवन जो है अगला चैप्टर का अगला होमवर्क है पवन। अगला होमवर्क क्या है? पवन। ठीक है, चलिए इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।